हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, देखो, आप अगर इंडिया में पढ़ रहे हो और लेट्स से आप साइंस के स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग कर ली आपने, तो उसमें क्या होगा कि आप जो कन्वर्जेंट हो वो MKS यूनिट में हो। MKS यूनिट मतलब होता है कि लेंथ को आप मेजर करोगे मीटर में और वेट को मेजर करोगे आप किलोग्राम में और टाइम को मेजर करोगे आप सेकंड में। अब देखो, अगर आपको कोई ये बोलेगा कि इतने मीटर लेंथ है तो आप एकदम समझ जाओगे। अगर किसी ने बोला कि 1000 मीटर लेंथ है तो एकदम समझ जाओगे। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया आपको 1 माइल्स लेंथ है, 1 माइल्स, तो आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है, क्योंकि जैसे US में माइल्स में बात करते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो किसी ने आपको नॉटिकल माइल्स में बोल दिया तो आपको भी नहीं समझ में आएगा कि ये 1 नॉटिकल माइल कितनी डिस्टेंस होती है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि 1000 मीटर है तो 1000 मीटर को या 1 किलोमीटर को आप जो है आइडिया लगा लोगे कि कितना है। ऐसे ही आपको अगर कोई वेट में बोलेगा तो 1 kg तो आपको एकदम समझ में आता है, क्योंकि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, अपनी आममर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं कि 1 kg क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोलेगा 1 पाउंड तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। अगर कोई बोलता है कि मेरा वेट 30 kg है, ठीक है, तो आपको 30 kg का आइडिया लग जाएगा कितना वेट होता है। लेकिन अगर कोई बोले कि आपका वेट 108 पाउंड है, ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि US में और यूरोप में ज़्यादातर क्या करता है कि पाउंड में वेट को यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपका सेकंड है टाइम तो सभी जगह जो है एक ही में यूज होता है, मतलब सेकंड में और आवर्स और मिनट्स में। ठीक है, टाइम में इतना डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जैसे मेजरमेंट की ये जो बेसिक क्वांटिटी हैं, लेंथ, वेट, तो इनमें डिफरेंस हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि टेम्परेचर में होता है। जैसे हमें पता है कि टेम्परेचर जो होता है वो हम इंडिया में तो ज़्यादातर मेजर करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। जैसे हमें एकदम पता चल जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब क्या, फ्रीजिंग के लगभग है ये, मतलब वाटर जो है फ्रीज हो जाएगा। दूसरा है कि अगर मान लो हम बोलते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, काफ़ी हीट है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम आपको बोल दें कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको एकदम से नहीं समझ में आएगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि ये कितना टेम्परेचर होता है। ठीक है, ऐसे ही केल्विन का होता है कि केल्विन में भी, क्योंकि यूरोप में केल्विन भी बहुत यूज होता है और साइंटिफिक क्वांटिटी के मेजरमेंट में केल्विन बहुत यूज करते हैं, तो केल्विन में आपको एकदम से आइडिया नहीं लगेगा। अगर बोलता है कि 325 केल्विन है, डिग्री केल्विन है, तो आपको एकदम आइडिया नहीं लगेगा कि ये कितना होता है टेम्परेचर। ऐसे ही आपको डिग्री रैंकिन में भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि डिग्री रैंकिन भी यूज़ होता है, US में यूज़ करते हैं और फिर एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है। तो ये भी आपको समझ में नहीं आएगा कि अगर कोई बोलेगा 550 डिग्री रैंकिन है तो नहीं समझ में आएगा। अब होता क्या है कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसमें टेम्परेचर की जो, जैसे अगर कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो सबसे छोटी यूनिट टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड ही। अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो ये और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और ऐसे अगर केल्विन में यूज़ करोगे तो और बड़ी हो जाएगी, और डिग्री रैंकिन में सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.8 प्लस 32 ये होता है। तो 0 को करेंगे तो 0 इंटू 1.8 प्लस 32, ठीक है, तो ये तुम्हारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो US वाला बंदा 0 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऐसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो इसमें क्या होता है 273 ऐड कर देते हैं, यानी कि 0 डिग्री प्लस 273 पॉइंट समथिंग होता है 15, लेकिन उतना लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 273.15 डिग्री केल्विन, तो मतलब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बोलेंगे तो 273 हो जाएगा। ऐसे ही अगर डिग्री रैंकिन में बोलेंगे, डिग्री रैंकिन,
तो डिग्री रैंकिन में क्या होता है कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, उसमें 460 ऐड कर देते हैं, मतलब 459 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन ये ऐड कर देते हैं 460। तो जैसे ये 32 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो इसमें 32 में 460 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 492। तो ये डिग्री रैंकिन में हो जाएगा। तो अब देखा आपने कि डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री बड़ा डिग्री फ़ारेनहाइट है, अब डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा डिग्री केल्विन है, ठीक है, और डिग्री केल्विन से बड़ा है डिग्री रैंकिन है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि ये हम ऐसे, मतलब ये टेम्परेचर की वैल्यू ऐसे 32 क्यों है, 273 क्यों ऐड करते हैं, और कि में 460 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा हम क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। अब सोचो कि आखिर रिक्वायरमेंट क्यों हुई हमें कि हमें यूनिट और मेजरमेंट पढ़ना ज़रूरी है। एक तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बताया, दूसरा क्या होता है कि सपोज करो हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो हम एमकेएस यूनिट में ज़्यादातर पढ़ते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि एसआई यूनिट में पढ़ लेते हैं। एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही तरह से लेंथ, टाइम और वेट को एक ही तरह से मेजर करते हैं। लेकिन एसआई यूनिट में क्या है, कुछ एडिशनल यूनिट हो जाती हैं, जैसे कि एम्पियर इसमें आता है, ठीक है, और जैसे मोल आता है इसमें एडिशनल, केल्विन आ जाता है इसमें, और रेडियन आ जाता है, और न्यूटन आ जाता है फोर्स की यूनिट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें एडिशनल यूनिट आ जाती हैं। बाकी मीटर को इसमें भी मीटर में ही मेजर करते हैं, ठीक है, लेंथ को, और टाइम को इसमें भी सेकंड में मेजर करते हैं, और वेट को इसमें भी जो है केजी में मेजर करते हैं। तो एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट में जो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, एसआई का मतलब एमकेएस यूनिट सिस्टम जो है मीटर किलोग्राम सेकंड है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब क्योंकि लेंथ, टाइम और इसमें वेट को सेम मेजर करते हैं सेम यूनिट में। बट इसमें क्या होता है, एसआई में कुछ एडिशनल यूनिट हो जाती हैं, कि मतलब एम्पियर्स आ जाता है, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, और किसी गैस की क्वांटिटी को मोल्स में, और टेम्परेचर को केल्विन में, और एंगल को रेडियन में, और फोर्स को न्यूटन में। तो इस तरह से इसमें डिफरेंस आता है। तो अब क्या होता है कि जैसे सपोज करो हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उस बुक में हम किसी फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कि मतलब किसी यूएस के ऑथर्स की बुक ले ली, तो ये तो वो ज़्यादातर किस में लिखेंगे, वो तो एफपीएस यूनिट में लिखते हैं, एफपीएस यूनिट होती है उनकी, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं फुट, पाउंड एंड सेकेंड्स, ठीक है। तो ये होती है, तो इसका मतलब क्या था, सॉरी फुट नहीं, फिट, ठीक है। तो फिट होती है। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग लेंथ को फिट में मेजर करते हैं, वेट को पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में यूज़ करते हैं। और प्रेशर को भी, प्रेशर की मैं बाद में बात करूँगा अभी, क्योंकि एमकेएस यूनिट में तो प्रेशर की क्वांटिटी भी अभी मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा, और इसकी भी, फोर्स की भी। तो एफपीएस यूनिट में अब हमने वो पढ़ ली। तो हमें अगर मान लो ये जानना है, थोड़ा सा आइडिया लेना है, जैसे कि इंजीनियर लोगों को ज़्यादातर जजमेंट लेना होता है कि ये कितना है, तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि हम इंडियन है, तो हम एमकेएस में अच्छे से समझ लेते हैं कि ये इतनी लेंथ है, तो लेंथ आसानी से समझ लेते हैं। इतना केजी है तो केजी, तो हम अगर मान लो पाउंड्स को और फीट को केजी में कन्वर्ट कर ले तो आसानी से कर सकते हैं। या अगर मान लो किसी यूएस वाले बंदे को तुम्हें कोई चीज़ समझानी है, और वो तुमने एमकेएस यूनिट में कर रखा है, तो उसको तो फुट पाउंड में कन्वर्ट करके समझानी पड़ेगी। तो इस वजह से हमें क्या होता है कि यूनिट कन्वर्जन सीखना पड़ता है। और अगर मान लो हम फॉरेन में काम कर रहे हैं, जैसे दूसरे कंट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि अलग यूनिट सिस्टम यूज होता है। कई बार यूएस में काम करने चले गए, यूरोप में काम करने चले गए, तो वहाँ पे अलग यूनिट सिस्टम यूज होता है। तो हमें वही समझना चाहिए, जैसे कि गैलन, अभी हमारे देश में तो पेट्रोल जो बिकता है वो लीटर में बिकता है, ठीक है, लेकिन यूएस में तो गैलन में बिकता है, और गैलन होता है 3.78 लीटर। तो इसका मतलब अगर वो बोलेगा 1 गैलन, तो तुम्हें तो नहीं समझ में आएगा एकदम से कि 1 गैलन कितना होता है, लेकिन तुम्हें तो लीटर में समझ में आएगा। तो अगर पता होगा कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, तभी तो समझ में आएगा तुम्हें कि यार इतने लीटर है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें गैलन भी समझना होता है। तो 1 यूएस गैलन होता है, यूएस गैलन अलग होता है, यूके गैलन अलग होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड जो है क्रूड ऑयल जो होता है ना, क्रूड ऑयल या पेट्रोल, तो उसको हम गैलन में ही करते हैं।
गैलन में या बैरल में करते हैं। बैरल, आपने सुना होगा कि इतने क्रूड ऑयल का ये प्राइस, ये मतलब A1 बैरल का प्राइस $93 हो गया है, ठीक है। तो अब बैरल का पता होना चाहिए। 1 बैरल में क्या होता है कि 42 गैलन होते हैं, US गैलन, ठीक है। अब 42 US गैलन होते हैं। एक मिनट, ये मेरे शायद ये स्विच ऑफ हो गया। तो 42 US गैलन होते हैं और A1 गैलन में बताया था मैंने 3.78 होते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बैरल जो हो जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 160 लीटर हो जाता है, 160 लीटर। तो जब भी आप ये सुनते हो कि एक बैरल क्रूड का रेट $93 हो गया, तो इसका मतलब है कि वो 160 लीटर का रेट है, 160 लीटर क्रूड ऑयल का रेट है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो पता। तो ये सब रीज़न होते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है यूनिट और मेजरमेंट सीखने की। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या होता है US में, तो हम मीटर क्यूब की में बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग बात करेंगे फ़िट क्यूब में, ठीक है। तो हमें फ़िट क्यूब में आइडिया नहीं लगेगा, तो हमें फ़िट क्यूब को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हमें पता होता है कि 1 फिट में, सॉरी मतलब 1 मीटर में कितने फिट होते हैं। 1 मीटर इक्वल टू होता है 3.28 फीट, ठीक है। तो अगर हमें ये पता है कि 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, तो उसको फिट क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि मीटर की जगह 3.28 लिख देंगे और इसको क्यूब कर देंगे। जैसे बस मीटर की जगह हमने फिट कर दिया, तो हमने 3.28 कर दिया, तो ये हो जाएगा, इतने फिट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स, तो जो आएगा उतने फिट क्यूब हो जाएगा। यानी कि 1 मीटर जो होता है उतने फिट क्यूब हो जाता है। और फिट क्यूब हमेशा क्या होता है कि ये क्वांटिटी बड़ी आएगी। अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगी 35.28। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर क्यूब 35.28 फीट क्यूब के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 35.28 फीट क्यूब है, तो उसमें 1000 लीटर होंगे, ठीक है। तो अगर सपोज करो किसी ने आपको ये बोल दिया कि आपके इसका जो किसी टैंक का वॉल्यूम है, मान लो कोई टैंक है ऐसे बड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब US वाले बंदे ने बोला कि मेरा टैंक तो 100 फीट क्यूब का है, ठीक है। तो अब तुम तो समझोगे यार पता नहीं कितना बड़ा है ये, ठीक है। तो 100 फीट क्यूब को सबसे पहले क्या करो कि आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। तो जब ये फिट तो छोटा होता है मीटर से, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 35.28 से, ठीक है। तो 35.28 से जैसे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा कि ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 2.83 मीटर क्यूब। तो इससे तुम आपको पता चल गया कि इतने मीटर क्यूब है। तो इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा, ये 2830 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि फोर्स होता है जैसे, तो फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो हमें ये पता है बेसिक क्वांटिटी में ले जाएंगे तो मास तो बेसिक क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मास को हम क्या कर देंगे kg MKS यूनिट में, अगर हम MKS यूनिट में बात कर रहे हैं तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी MKS में। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन होता है SI यूनिट में, यानी कि ये SI यूनिट में होता है, SI यूनिट में बोलते हैं इसको। तो अब जैसे सपोज करो
हम ये बोलें कि मेरा वेट जो है, मास जो है मेरा 10 के मान लो 15 kg है, ठीक है। तो वेट बताओ, तो वेट क्या होगा, mg होता है, ठीक है। m तो ये 15 हो गया इंटू 9.8 होता है, तो इसको 10 ले लो अप्रॉक्सीमेटली। वैसे तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इसको ले लो इतना, तो ये हो गया 150, तो ये 150 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो इसको भी देखो यूनिट किस में है ये, केजी, यानी कि इसको 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको न्यूटन में सबसे ज़्यादा हम फोर्स को न्यूटन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी मास को g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू किस में आ जाती है, न्यूटन में आ जाती है। अब ऐसे ही क्या होता है कि प्रेशर होता है, प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर MKS यूनिट में लिखें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, सपोज करो MKS में छोड़ो, क्योंकि वो बहुत कम यूज करते हैं MKS में। MKS में थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि हम क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो MKS यूनिट में ये आ जाएगी kg पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, क्योंकि देखो मीटर से ये कट जाएगा ना, तो ये बचेगा। लेकिन अगर हम ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स को तो होता है न्यूटन, और एरिया को क्या रखते हैं, मीटर स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रेशर की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम इसमें ही SI यूनिट में पास्कल भी बोलते हैं। मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है। पास्कल प्रेशर की यूनिट है। अब सपोज करो कोई बोलता है कि एक टैंक है, ठीक है। अब इस टैंक का जो एरिया बोल दिया उसने कि ये एरिया जो है इसका पूरा चारों तरफ का एरिया मान लो 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें जो है जो फोर्स है, इसकी दीवारों पे जो फोर्स लग रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, वो बोला कि ये जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है, ठीक है। तो ये बताइए कि प्रेशर कितना है। तो प्रेशर कितना हो गया, 10/2, तो यानी कि 5, यानी कि 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये फोर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये निकाल लेते हैं। अब या इसको हम बोल सकते हैं 5 पास्कल। अब देखो आपको ना पास्कल कैसे समझ में आएगा कि पास्कल क्या होता है। जैसे हमारा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या बोलते हैं कि 1 बार होता है, 1 बार प्रेशर, जैसे कि अप्रोक्सीमेट, पर 1 एटमॉस्फेयर जो होता है ना एब्सोल्युटली, तो होता है 1.0132 बार, ठीक है। अब 1 बार जो होता है ना, तो वो होता है आपका 100 किलो पास्कल या 10⁵ पास्कल। समझ में आया। तो पास्कल छोटी यूनिट है बहुत बार से, क्योंकि 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल है, मतलब 1 लाख पास्कल, ठीक है। अब 1 बार कितना प्रेशर होता है, आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, ठीक है। प्रेशर कुकर में सीटी लगी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसमें जो पहली सीटी लगती है ना, तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो होता है 1 बार, यानी कि 10⁵ या तो 100 किलो पास्कल बोल दो, या क्या बोल दो आप, 10⁵ पास्कल, ठीक है, या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर होता है इसके अंदर, ठीक है, जब इसमें पहली सीटी लगती है। अब प्रेशर की भी देखो तुमने 2 यूनिट तो समझ ली, एक तो प्रेशर को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बोलते हैं, दूसरा हम पास्कल में बोलते हैं, तीसरा हम बार में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन FPS यूनिट में देखोगे तो उसमें PSI होती है, PSI मतलब ये प्रेशर स्क्वायर इंच, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, प्रेशर नहीं पाउंड। तो PSI को बोलते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी P फॉर पाउंड, S फॉर स्क्वायर, I फॉर इंच, PSI। तो कई बार हम प्रेशर को लिखा देखेंगे, जैसे बोलेगा कि 20 PSI है, ठीक है, PSI A और 20 PSI G।
तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट और इसको बोलते हैं गेज। ये भी मैं बताऊंगा कि गेज और एब्सोल्यूट क्या होता है। अब देखो पीएसआई को क्या कहाँ से आइडिया लगेगा। आपने कभी कभी देखा होगा जब आप कार लेके जाते हो और उसमें उसके टायरों में हवा डलवाते हो, मतलब एयर डलवाते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप बोलते हो कि 32 कर दो या 35 कर दो, ऐसा सुना होगा। तो ये जो 32 और 35 है ना, ये पीएसआई जी में होती है यूनिट, पीएसआई जी। तो ये बार में नहीं होती, बार में तो टायर फट जाएगा एकदम। तो अगर आप देखोगे ना कि बार में कि प्रेशर कुकर के प्रेशर से कितना ज़्यादा होता है, तो हमें पता है कि जो ये होता है ना 1 बार जो होता है, 1 बार इक्वल टू होता है 14.5 पीएसआई के बराबर, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको ये जानना है ना कि ये कितने बार के बराबर है, तो 35 या जो भी यूनिट में आपने प्रेशर मतलब जो भी जितना ही प्रेशर भरवाया 35, 30, 28 ऐसे करके, क्योंकि अगले टायरों में कम भरवाते हैं, पिछले टायरों में ज़्यादा भरवाते हैं, ठीक है। तो उसको 14.5 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको इतना पता चल जाएगा कि ये इतने बार है। 35 डिवाइड बाय 14.5, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 2.41 बार। तो अगर कोई बोलता है ना कि हमने ये 35 पीएसआई को बार में कन्वर्ट करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये कितना प्रेशर है। ये प्रेशर है यानी कि प्रेशर कुकर का जो प्रेशर होता है उससे लगभग 2.5 गुना प्रेशर है जो आपके टायरों में आता है। तो वह आपको समझ में आया कि ये पीएसआई क्या होता है। तो अब पीएसआई, अब बात करते हैं पीएसआई जी और उसकी मतलब गेज और एब्सोल्यूट की। तो गेज और एब्सोल्यूट में देखो क्या होता है ना कि आपने बोला कि मैं बोलता हूँ गेज, तो सपोज करो अगर ये मेरा कोई भी वेसल है या टैंक है, इसके ऊपर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, ठीक है, पीजी बोल दे उसको। तो इसमें जो यूनिट, इसमें जो तो आपकी रीडिंग आएगी ना, जो भी रीडिंग आएगी, जो भी प्रेशर होगा, देखो आप कभी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक प्रेशर का टैंक होता है जहाँ पे हवा भरवाते हैं, तो उसके ऊपर एक ऐसा गेज लगा होता है। तो उसमें जो आप रीडिंग पढ़ोगे ना प्रेशर की, मान लो उसमें रीडिंग आ रखी 100, तो वो 100 PSIG है, गेज है। तो गेज क्या होता है कि गेज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जुड़ा नहीं होता है। तो अगर आप इसको बोलोगे ना कि PSIA में क्या होता है, PSIA, तो PSI में क्या होता है, जो PSIG प्रेशर होता है ना उसके अंदर 14.5 ऐड करना पड़ेगा, तब वो PSIA होगा। जैसे अब आप बोलते हो कि अगर इसके अंदर मान लो ये बार में होता है और बोलता है 2 बार है, तो बार गेज है वो, जो इससे गेज से रीडिंग कर रहे हो ना, ये प्रेशर गेज है, तो उसको बोलते हैं 2 बार गेज, ठीक है। अब बोलते हैं कि एब्सोल्यूट में बताओ, तो बार एब्सोल्यूट लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बार गेज में गेज का जो प्रेशर मतलब जो बार में प्रेशर है, तो यानी कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जुड़ जाएगा, यानी कि 1 और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ये 3 बार एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं पूरा नहीं लिख रहा है, वो 1.01325, ये इतना एक्यूरेसी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए लिख लो 1.01325। अदरवाइज क्वेश्चन में थोड़ा बहुत में ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब अगर कोई बिल्कुल ही ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार में क्या होता है, तब आप लिखोगे 1.01325 बार। पर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए 1 एटमॉस्फेरिक को 1 बार भी लेके चलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्वेश्चन में थोड़े बहुत डिफरेंस आता है, उससे कोई मार्क्स वार्क्स नहीं कटते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, प्रेशर का सिस्टम समझ में आ गया कि प्रेशर क्या होता है, बार क्या होता है, बार गेज क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है। तो देखो गेज और एब्सोल्यूट में यही फ़र्क है कि जैसे PSIA है, तो PSIA को उसमें ऐड करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि 1 बार जो होता है यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बराबर होता है 14.7 के। हाँ ये याद रखना है आपको कि थोड़ा सा यहाँ पे ये है, एक छोटी सी चीज़ है कि अगर हम बोलते हैं 1 बार, तो 1 बार इक्वल टू होता है 14.5 PSI के, और 1 एटमॉस्फेरिक जो बोलते हैं अगर हम, तो वो होता है 14.7 PSI, ठीक है। तो अगर सपोज करो हमसे कोई बोल रहा है कि 1 बार गेज प्रेशर है और इसको आप कन्वर्ट करके बताओ हमें PSIA में, तो सबसे पहले तो 1 बार गेज को पहले हम PSIG में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना था 14.5 PSIG, ठीक है। अब इस PSIG को हमें क्या करना है कि हमें PSIA में कन्वर्ट करना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 14.7
ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, यानी कि 29.2 PSI हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम। अब आपको बात करते हैं हम डेंसिटी की। जैसे डेंसिटी, अभी क्या होता है कि हमें डेंसिटी पता है। डेंसिटी क्या होती है, MKS यूनिट में क्या होगा, kg पर मीटर क्यूब होती है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो हमें पता है कि MKS यूनिट में मास को हम kg में करते हैं और इसको वॉल्यूम को मीटर क्यूब में करते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो मीटर क्यूब, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी। लेकिन हमारी क्या होता है कि जैसे कि हम FPS यूनिट में बोलेंगे, तो FPS यूनिट में जो डेंसिटी होती है ना, तो FPS यूनिट में मास को उससे करते हैं पाउंड से, LB से, और वेट को किससे करते हैं, एक मिनट ये इसको वॉल्यूम को किससे करते हैं, वॉल्यूम को करते हैं फीट क्यूब से। तो इसमें हम ऐसे लिखते हैं LB पर फीट क्यूब, ठीक है। तो अब आपको ये जानना जरूरी कि 1 kg में कितने पाउंड होते हैं, तो 0.453, सॉरी उल्टा कर दिया, ये जो होता है 1 kg में 2.2 पाउंड होते हैं, या रिवर्स करें हम, 1 पाउंड में जो होता है 1 पाउंड इक्वल टू होता है 453 ग्राम, या हम बोल सकते हैं 0.453 kg। तो सपोज करो कि मेरी जो डेंसिटी है, मान लो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब कोई कह रहा है कि हमें तो इसकी डेंसिटी उसमें बताओ LB पर फीट क्यूब में, तो आप क्या करोगे, 1000 तो ऐसे ही रखोगे। अब 1 kg में कितने पाउंड होते हैं, 2.2, तो 2.2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया, अब LB हो गया। अब इसको हम LB लिख सकते हैं, और इसके नीचे क्या है, मीटर क्यूब। तो हमें ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में हमने भी देखा था 35.28 फीट क्यूब होते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, 1 मीटर इक्वल टू क्या था, 3.28। अब तो 1 मीटर क्यूब को क्या करेंगे, 3.28 को क्यूब कर देंगे, तो ये आएगा 35.28। तो अगर हम यहाँ मीटर की जगह 35.28 लिख दें और इसको क्यूब कर दें, तो ये फीट क्यूब आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2200 ऊपर आ जाएगा LB, और डिवाइड बाय 35.28 के क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये अगर डिवाइड करके देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितना आ गया। तो ये तो बहुत कम आ गया, देखो ये 0.050 LB पर फीट क्यूब आ गया, अगर मैंने सही किया है तो, ठीक है। हाँ, तो देखो मतलब वाटर की डेंसिटी इसमें कितनी बड़ी दिख रही है, और यहाँ LB पर फीट क्यूब में कितनी छोटी दिख रही है। तो अगर आपको कोई ये वैल्यू दिखाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये वाटर की डेंसिटी, लेकिन अगर किसी ने आपको ये वैल्यू दिखाई तो आप एकदम समझ जाओगे कि ये जो है वाटर की डेंसिटी है। तो अभी आपको पता चल गया कि वाटर मतलब डेंसिटी के बारे में। अब ऐसे ही क्या होता है कि आपका कुछ जैसे कि CGS एक यूनिट है, CGS यूनिट सिस्टम में, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है और सेकंड होता है। मतलब इसको उसको लेंथ को तो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और इसको वेट को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, इसको CGS बोल देते हैं, ठीक है। तो कितने सिस्टम बताए मैंने आपको यूनिट के, एक MKS बताया है, एक SI बताया है, एक FPS बताया है,
और एक बताया है मैंने आपको CGS। तो ये 4 यूनिट सिस्टम होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं। अब इन्हीं में ही हमें क्या कि कन्वर्जन सीखना होता है, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर किसी ने बोला कि 1 माइल्स है, जैसे मैं भी पहले बता रहा था माइल्स जैसे SI में यूज करते हैं ज़्यादातर माइल्स। तो 1 माइल जो होता है ना वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है लगभग, ठीक है। और ऐसे ही होता है 1 नॉटिकल माइल जो यूज होता है वो उसमें होता है, जैसे शिप की जब स्पीड बताते हैं ना तो वो नॉटिकल माइल्स में होती है, तो उसका होता है लगभग 1.8 किलोमीटर, ठीक है। अब और क्या होता है कि ये तो आप समझ ही लोगे, इजी है कि मतलब पावर है, जैसे सपोज करो पावर, आप जानते ही हो कि पावर क्या होता है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और टाइम ही है, ठीक है। तो अगर MKS यूनिट में लिखेंगे तो फोर्स की यूनिट तो क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई। और डिस्टेंस की मीटर हो गई, और टाइम की सेकंड हो गई। इस तरह से आ जाएगी, ये जाएगी MKS यूनिट में, ठीक है। लेकिन अगर SI यूनिट में करेंगे तो फोर्स की न्यूटन हो जाएगी, ये हो जाएगी मीटर हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगी सेकंड, तो ये हो जाएगी। लेकिन इसकी जो है होती है, इसको न्यूटन मीटर को, पहले ये देखो, न्यूटन मीटर को जूल्स बोलते हैं हम, तो जूल्स पर सेकंड हो जाएगी। अब जूल्स कैसे बोलते हैं, ये भी SI यूनिट में इसको जूल्स बोलते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू होता है 1 जूल, ठीक है। अब न्यूटन मीटर क्या होता है, वर्क जो होता है ना, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो आपका न्यूटन है, और ये कर दो इनटू मीटर, तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, न्यूटन डैश मीटर भी लिख सकते हैं। तो न्यूटन मीटर है, इसको हम जूल भी लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल होता है। और आपको एक चीज़ पता है कि 1 कैलोरी जो होती है ना, 1 कैलोरी वो होती है 4.18 जूल्स के बराबर। तो मतलब जूल्स बहुत छोटी क्वांटिटी है कैलोरी के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि 1 कप चाय, 1 कप टी है, तो उसमें लगभग बोलते हैं कि 50 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। तो जूल्स कितने हो जाएंगे, 50 इंटू किलो की जगह 1000 कर देंगे, कैलोरी की जगह 4.17 कर देंगे, तो इतना हो जाएगा 50,000। तो यही हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4.17, इतनी जूल्स हो जाएगी एनर्जी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बताते हैं। और फिर डेंसिटी बता दी, विस्कोसिटी बता दी। अब जैसे हाँ, एक विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो विस्कोसिटी की यूनिट जो होती है वो पास्कल सेकंड होती है इन SI यूनिट, और इसकी यूनिट सेंटीपॉइज भी होती है, सेंटीपॉइज बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं CP से। तो 1 पास्कल सेकेंड जो होता है ना, इक्वल टू होता है 1000 CP के, सेंटीपॉइज के, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें जो शहद होता है ना, जैसे हनी, आपको एक एग्जांपल देता है। तो हनी की विस्कोसिटी जो होती है लगभग होती है 60 CP, और जैसे वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो लगभग होती है 1 CP, ठीक है। तो CP भी ऐसा ही है, पास्कल सेकेंड, और सेंटीपॉइज ये इसमें होती है। अब एक होता है, वैसे आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी एक होती है, डायनामिक विस्कोसिटी जो हम मेजर करते हैं, जो नॉर्मली हम बोलते हैं ना विस्कोसिटी, वो डायनामिक विस्कोसिटी होती है। दूसरी होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको इंजीनियरिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है कि डायनामिक विस्कोसिटी को डिवाइड कर दो उसकी डेंसिटी से, तो वो आ जाती है ये। और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसको सेंटी स्टोक या स्टोक्स में भी
लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा यूनिट और कन्वर्जन। अगर कुछ और, वैसे तो मैं आगे आपको जब फिज़िक्स के चैप्टर पढ़ाता रहूँगा तो मैं उसमें भी आपको पूरा का पूरा यूनिट का ज्ञान देता रहूँगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और जैसे कि CGS है ना, तो CGS में जो फोर्स की यूनिट होती है उसको डाइन बोलते हैं। CGS में, तो CGS में हम डाइन भी बोलते हैं। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? फोर्स की यूनिट होती है डाइन, ठीक है। तो 1 डाइन जो होता है ना, डाइन, वो होता है आपका 10⁻⁻5 न्यूटन। अब डाइन में क्या हो गया कि फोर्स क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास हमने बताया कि CGS में ये सेंटीमीटर में होगी, मास ग्राम में होगा और टाइम सेकंड में होगा, तो इसको ग्राम बोल देंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है आपका मीटर पर सेकंड, तो मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 1 डाइन, ठीक है। तो ये 1 डाइन जो होता है 10⁻⁵ न्यूटन होता है। उसका रीजन भी एक और है, देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ग्राम है, ग्राम को अगर हम केजी में करेंगे तो 10⁻³ केजी हो जाएगा ना ये, क्योंकि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000, ऐसे ही। और ये सेंटीमीटर को अगर उसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा ना ये। और ये सेकंड स्क्वायर रखेंगे तो देखो ये हो गया 10⁻⁵ हो गया, -3 और -2 -5, तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? 1 न्यूटन होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह 10⁻⁵ न्यूटन। तो इस तरह से ये न्यूटन हो जाता है, ठीक है। और क्या बताएं आपको, ये सब हो गया। वॉल्यूम का आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने कवर अप कर दिया है। बाकी जब मैं फिज़िक्स के अब रियल चैप्टर शुरू करूँगा, न्यूमेरिकल्स और जो कंसेप्ट जैसे लीनियर मोशन वो सब, तो उसमें मैं आपको सारी यूनिट समझाता रहूँगा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और मेरे इस चैनल का एक ही पर्पज़ है कि मैं बच्चों तक को फ्री एजुकेशन देना चाहता हूँ, वो भी IIT लेवल का फिज़िक्स, जिसमें आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसे दे के ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं तुम्हें हर चीज़ एब्सोल्युटली फ्री पढ़ाऊँगा और मैं कभी भी कोई चार्ज नहीं करूँगा कि मेरे को इतने ये सब्सक्रिप्शन के इतने कोर्स के इतने कोर्स के। और इस पे आपको पूरा फिज़िक्स मिलेगा और पूरा केमिस्ट्री मिलेगा और पूरा मैथ्स मिलेगा। और उसका लेवल ऐसा होगा कि अगर आप यहाँ से फिज़िक्स कंप्लीट करोगे तो आप IIT के पास्ट क्वेश्चन पेपर खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप मैं आपको वो दे पाऊँ जो आपको चाहिए है और आपके टाइम और पैसा दोनों बचा पाऊँ आपको यहाँ पे फ्री प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन देके, ठीक है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ NIT सूरत से, 2003 पास आउट हूँ, UAE में जॉब करता हूँ और मैं स्पेशलिस्ट प्रोसेस एंड फ्लो एश्योरेंस इंजीनियर हूँ, ठीक है। और मेरा पर्पज़ इस चैनल को लाने का इसी वजह से क्योंकि जो मार्केट में है वो सभी बच्चों से पैसे की डिमांड करते हैं कि कुछ दिन बाद कि इतने पैसे दो तो ये कोर्स मिलेगा, इतने पैसे दो तो वो कोर्स मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल से हर एक गरीब से गरीब बच्चे को भी फिज़िक्स की फ्री में IIT लेवल की, लेवल नहीं, IIT को क्रैक करने के की नॉलेज मिल सके, कि वो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों इस चैनल से ही पढ़ के वो IIT तक का एग्ज़ाम क्रैक कर दे, ठीक है। मेरा ये एक उद्देश्य है इस चैनल को खोलने का। और मेरा पढ़ाने का मैंने कम्युनिकेशन तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर हिंदी में रहे और इंग्लिश में मतलब मिक्स रहे, जिससे कि हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ में आ जाए परफेक्टली। क्योंकि मैं प्योर हिंदी में टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ा पाऊँगा, जो कि जैसे कि फोर्स को बल कहते हैं, ठीक है, वो सब मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं कम्युनिकेट कर दूँ आपको और आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है।
बच्चों। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।